नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है, उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर है। इधर विगत कुछ दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कार्यवाहियाँ की और बहुत सारे डिक्लेरेशन कर रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि वेनेजुएला पर जो उनके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया और उठा लिया है, उसके बाद में लगातार ट्रंप की बयानबाजी आ रही है ग्रीनलैंड को लेकर के कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, चाहे जैसे हो। अगर आप बातों से मानते हो तो ठीक है, बेच रहे हो तो मैं ख़रीद लेता हूँ, अगर नहीं तो मैं कब्जा करने की भी स्थिति में हूँ। डेनमार्क का है ग्रीनलैंड, सभी को मालूम है ये चीज़। डेनमार्क के अंडर में है और एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लगभग उसको स्वतंत्रता भी है बहुत सारे मामलों में। अब ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें चाहिए। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, चाइना को ताइवान चाहिए, रसिया को यूक्रेन चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे और कंट्री पैदा हो जाएंगे जिनको कुछ न कुछ चाहिए। फिर कहाँ रुकेगा जाकर के? क्या होगा यूएनए को उस ऑर्डर का, उस चार्टर का, जिस पर पिछले 80 सालों से चलते हुए कोई विशेष युद्ध तो नहीं हुआ, भले चाहे जो और हुआ हो, बड़ा वार तो नहीं हुआ, कोई वर्ल्ड वार तो नहीं ही खड़ा हुआ। हम यूएनओ को चाहे असफल माने चाहे विफल माने, लेकिन इस मामले में हमें यूएनओ की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि यूएनओ चार्टर पर ही चल करके विश्व के ज़्यादातर छोटे देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहें और किसी भी तरीके से प्रगति करते रहें। और बड़े देशों ने या शक्तिशाली देशों ने कभी ये हिम्मत नहीं किया कि वो उनको कब्जा कर लें। लेकिन अब जो यूएस की पॉलिसी चल रही है, उससे तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। वेनेजुएला को लेकर के जो हुआ सो हुआ, इसके बाद में ग्रीनलैंड को लेकर के अब यूरोप, आप समझिए, ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए एकदम सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। कारण सभी को मालूम है कि ग्रीनलैंड में जो रिसोर्सेस हैं, ग्रीनलैंड सुरक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं ट्रंप कि मतलब यूएसए की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और ग्रीनलैंड में रिसोर्सेस तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, समय समय पर जो है ट्रंप जैसे जोर आजमाइश के लिए देखिए, जैसे ताइवान के लिए लगातार चाइना, यूक्रेन में लंबा युद्ध चल ही रहा है, ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप सीधे धमकी दे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब यूरोप बिना नेटो के नहीं रह सकता और नेटो बिना यूएसए के नहीं रह सकता। तो फिर ऐसे में अगर एक नेटो का एक कंट्री अर्थात यूएसए नेटो के दूसरे कंट्री के ऊपर अगर अटैक करता है या सैन्य कार्यवाही करके उसके देश के किसी पार्ट को रोक लेता है, तो यूएसए को कौन रोक पाएगा? नेटो तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यूरोप के पास वो ताकत है नहीं। डेनमार्क के पास सेरेमोनियल एक तरह से आर्मी है, 15-20 हज़ार की सैनिक है, बहुत ज़्यादा सैनिक भी नहीं है। यूएसए के सामने क्या लड़ पाएंगे? आधे घंटे भी नहीं रुक पाएंगे वो सब। एक सैन्य टुकड़ी ग्रीनलैंड में ऑलरेडी तैनात है, आर्किटेक्ट मिसाइल सिस्टम जिसको कहा गया है, और उसके नाम पर ये यूएसए की मिसाइल सिस्टम है, जिसका काम ही है कि सैन्य टुकड़ी है वहाँ पर और उसका काम ही यही है कि बाहर से आने वाले अटैक को रोकना या किसी भी खतरे को भांप करके उसको पहले ही सूचना देना। अब नेटो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है,
आप देख ही रहे हैं। और इधर जो है यूएसए एक तरफ अपने कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ ट्रंप का बड़बोलापन। और एक नई खबर अभी आई है 8 तारीख को, अर्थात 8 जनवरी को साथियों, जिसमें ट्रंप ने घोषणा कर दिया है कि वो 31 यूएन बॉडीज और 35 नॉन यूएन बॉडीज से अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। अर्थात अब इसमें ट्रंप यूएसए न कोई पैसा डालेगा, न इनके प्रेसिडेंशियल उसको लेगा, न यहाँ कोई अपना प्रेसिडेंट वगैरह बनाएगा, न कोई सपोर्ट देगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडीज हैं। विदेश सेवा के लोगों को ये मालूम होगा, जिन्होंने कभी या जो इस क्षेत्र में कभी काम किए होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जिन बॉडीज़ को ट्रंप छोड़ रहे हैं उन बॉडीज़ के टॉप लेवल पर बैठने के लिए या वहीं पर पूरी यूएन की पॉलिसी डिसाइड की जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर वहीं कंबाइन होकर के लार्ज स्केल पर आकर के यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन होता है उसी का। तो यहाँ पर छोटी छोटी जगहें छोटी जरूर हैं, लेकिन यहाँ इतनी लॉबिंग चलती रहती है, अपना एजेंडा सेट करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के विश्व स्तर पर कहीं कोई कंट्री अपने आप को पहुंचा पाता है। ये चीज़ यूएसए को अपने आप मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो फंडिंग देता था इनको। अब यूएसए अगर यहाँ से अपने स्थान अपने आप को खींचता है, समझ रहे हैं, जिसको कि वो नाम दे रहा है, कारण दे रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए इनकी फंडिंग को भी बंद किया जा रहा है और मैं अपने रिप्रेजेंटेशन को भी वापस ले रहा हूँ, ये कह रहा है। तो ये स्थान खाली नहीं रहेंगे, इनमें कोई न कोई सेट होगा। दुनिया में कोई स्थान वैक्यूम नहीं रहता। अब कौन सेट होगा? भाई चाइना सेट हो सकता है, रूस के पास वो दमखम नहीं है, यूरोप के पास वो दमखम है नहीं, या फिर अपने आप को इंडिया के पास भी एक अच्छा चांस है कि इन जगहों पर अपने आप को सेट करें। हालांकि यूएसए कई संस्थाओं से, यूएन के कई संस्थाओं से पहले भी कई बार निकल चुका है, फिर जाकर के जुड़ भी चुका है। अब 66 संस्थाएं हैं, सभी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ आप लोग जानो कि कौन कौन सी यूएन की संस्थाओं को तो विशेषकर आप लोग जानो। जैसे यूएन में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCO, ये एक संस्था जिससे जो है ये वापस ले रहा है। IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, IPCC, पेरिस एग्रीमेंट, यूएन पॉपुलेशन फंड, WHO, UNHRC, यूएन वुमेन्स काउंसिल, ह्यूमन डेमोक्रेसी फंड, यूनेस्को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, यूएन यूनिवर्सिटी, ये सब जो है संस्थाएं हैं जहाँ से, अब सभी का नाम मैं पढ़ भी नहीं सकता, पूरा पेपर में है ये चीज़ें, आप देख सकते हो। इन जगहों से यूएसए कह रहा है कि मैं अपने आप को बाहर निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब जगहें हमारे लिए इरेलीवेंट हैं, यहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये सब दिखाने की जगह है, यहाँ कोई सार्थक काम नहीं हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि इन्हीं जगहों से छोटे छोटे एजेंडा सेट होकर के यूएन में पहुँचता है, और बाद में यही चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्रभावित करती है। अच्छा, अब एक बात और है, यूएन की तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे बाहर निकल रहा है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पूरा प्रभुत्व बनाए हुए हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में अपना पूरा प्रभुत्व बनाए हुए, क्योंकि अपने यहाँ की जो फूड को कहाँ डंप करेगा भाई, तो इतना पैदावार वहाँ पर हो रहा है यूएसए में, उसको डंप कहाँ करेगा यूएस, तो इन्हीं के थ्रू जाएगा। तो ये चीज़ें, अब अगर इन संस्थाओं से वो बाहर निकलता है तो जो देश वहाँ बैठेगा, जो अपना फंड देगा, वो अपने हिसाब से एजेंडा सेट करेगा, और जब एजेंडा उसके हिसाब से सेट होगा तो फिर वही बात है कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो फैसले होते हैं
ये विश्व परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। चलिए, आने वाले दिनों में यूएस कहाँ जाता है, इस पर तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मैं उतना लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे फैसले हैं जिनको यूएसए लगातार ले रहा है, और इससे वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कहाँ इस्टेब्लिश हो पाता है इन संस्थाओं से हटने के बाद में, या स्वयं ये सब कार्रवाइयाँ करने के बाद में। ग्रीनलैंड जैसे लेने की बात है, ईरान में कार्रवाई लगातार चल ही रही है, देख ही रहे हो क्या तांडव चल रहा है। तो खैर ईरान में तो खैर ये मालूम था कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ विशिष्ट होगा, लेकिन अगर ग्रीनलैंड पर वो करता है यूएसए, तब वो जो है उस फैसले को आप किसी तरह से जायज़ नहीं ठहरा पाओगे, कोई नहीं ठहराएगा। फिर विश्व में एक रास्ता खुल जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। और ये जो यूएन की तमाम संस्थाओं से या नॉन यूएन की तमाम बॉडी से हटना, ये भी वही बात है कि किसी बात को हम मानेंगे नहीं, फिर अपनी मनमानी चलेगा यूएस। ऐसे में विश्व के परिदृश्य में यूएस कितना टिक पाएगा, क्या होगा, ये तो भविष्य जाने। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, ये इन फैसलों से, यूएसए के ट्रम्प के इस फैसले से जग जाहिर होता जा रहा है। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप क्या सोचते हैं साथियों इसके विषय में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।